Please, we have already started the program. You can talk, you can visit the doctor, pay his Apollo fees and discuss whatever you want. I'm joking. You can talk to him. So, with the blessing of Guru Maharaj Ji, with the blessing of all our lifesaver, God on the earth, the doctors, we are going to begin a health talk. Especially, the agenda is heart attack in young people. But if you see, there are no young people here right now. Young people think they are, nothing will happen. But in my, during so many years, if I see past years, I have seen many problems with youngsters also. So, I welcome Dr. Karthik Pandurang Yadav ji, who is consultant interventional cardiologist. He is MBBS, MD, General Medicine, DM Cardiology. And Avantika Madam from the marketing. She is always helpful. Now I will switch on to Hindi. हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना है कि हमें भी इंग्लिश आती है। तो मैं दो शब्द डॉक्टर साहब अवंतिका मैडम के लिए बोलना चाहता हूँ। The last week of February was a black cloud था हमारी फैमिली के लिए, particularly हमारी फैमिली के लिए। हमारे एल्डर ब्रदर को कुछ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने से ड्राउजीनेस हो गई, he was admitted to ICCU in Apollo हैदराबाद। मैं बस एक ही चीज बताना चाहता हूँ about अपोलो हैदराबाद कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी पेशेंट जो है ट्रस्ट कर सकता। बिकॉज मेरे साथ जो गुजरी, जो हुआ और उसका जो रिजल्ट आया कि सीरियस पेशेंट को जो है आपने रिवाइव किया टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी और वो सेहतमंद अपने घर आ गए, एंजॉय कर रहे हैं और याद करते हैं आप सब लोगों को। देखिए कई बार फियर रहता है, अपोलो गए तो पता नहीं कितने पैसे लगते हैं, जान से बढ़कर कोई चीज नहीं। जब आप इस दुनिया में आए हैं, सेहतमंद आते हैं, तबीयत खराब होती है तो तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं तो बस घूमते फिरते पिक्चर देखते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि ड्यूरिंग अवर लाइफ टाइम, आज वही टॉक है कि हमने क्या प्रिकॉशन लेना है कि हमें ये जरूरत ना पड़े कि हम अननेसेसरी कोई बीमारी लगा लें और फिर परेशान हो। कई वर्ग के लोग हैं, कोई पैसे वाला है, कोई इंश्योरेंस कराई हुई है, किसी ने जो है एफर्ट नहीं कर सकता हो। तो हमें यही चाहिए कि पहले हमारी सेहत के बारे में ध्यान रखना। अब मेरे दोस्त है, अगर ये मेरे साथ कहीं चले जाएं तो इनको एक ही गुस्सा रहता कि यार तू मेरे को चटपटी चीज खिलाता नहीं। अमृतसर गए तो क्या है, खाने पीने आई है अशोक जी सेवा से। अमृतसर गए तो क्या है, चटपटी चीज मिलती वहां पे। मैं एक डॉक्टर का नाम नहीं लेते हुए मैं बताता हूँ, जैसा आप अमृतसर गए, अमृतसर जाने के बाद क्या हुआ कि डॉक्टर और उनकी मिसेस दोनों थे। तो मेरे ब्रदर इन लॉ को मैंने बोला, भैया 4 दिन आप डॉक्टर साहब अमृतसर में है, घुमाओ फिराओ, अच्छा सब जगह लेकर जाना हूँ। तो बोले ठीक है जीजा जी, आप बोले तो नहीं जाएंगे। हम उनके पास एयरपोर्ट से रिसीव किया, डॉक्टर साहब जो है
5 स्टार होटल में रुके अपने रूम में, पूरा उनका अरेंजमेंट था, खाली गाइडेंस की जरूरत थी। तो उसके बाद क्या हुआ, अब खाने पीने का बहुत, पीने का छोड़ दी, पीना मतलब पानी से, खाने की चस्केदार चीजें, अमृतसर इज वेरी फेमस इन इंडिया एंड अब्रॉड आल्सो। तो अब वो कुछ खाने की चीज ये वो बोले, तो मैंने ठीक है सरबजीत सिंह नाम है उनका, बाद में डॉक्टर साहब के सुपरविजन में बाईपास सर्जरी हुई है। तो उन्होंने बोला, उनकी मिसेस ने बोला, देखो भैया ये बहुत बड़े डॉक्टर होंगे कार्डियोलॉजिस्ट, ये सबको ये मत खाओ वो मत खाओ बोलते, लेकिन जब हम बाहर आए हैं तो ये डॉक्टर नहीं है, ये आपके दोस्त है, मेरे हस्बैंड है, ये बच्चों के बाप है। मैं ये चाहती हूँ कि हर कॉर्नर में जहाँ जहाँ अच्छा खाना, स्वादिष्ट चीजें मिलती है, चाहे वो पूरी छोले हो या कोई भी चीज हो, कुलचा हो, एंड व्हाटएवर, पराठे डिफरेंट टाइप के, बोले हम तो सब खा के जाएंगे, नहीं तो हमारी टिकट कैंसिल कर देंगे अगर आपने नहीं खिलाया। तो डॉक्टर साहब भी बोले ठीक है यार, फैमिली के सामने हम और कुछ बोल नहीं सकते, तो ठीक है आप सब जगह लेके जाइए सरबजीत सिंह जी, इनको सब जगह घुमाइए। तो फाइनली अमृतसर की कोई गली नहीं छोड़ी जहाँ स्वादिष्ट खाने को नहीं मिलता, सब जगह खाए। तो बाद में क्या कॉम्प्लीमेंट मिला सरबजीत सिंह जी को, कॉम्प्लीमेंट ये दिया गया, बोले आपके बगैर और ये स्वादिष्ट खाने के बगैर अमृतसर का टूर ही हमारा कुछ नहीं है। गुरु महाराज जी के दर्शन हो गए 3 बार, डेली 4 दिन बराबर गए गोल्डन, और 1-2 गुरुद्वारे बाबा दीप सिंह जी का वहां पर भी लेकर गए। तो बोले आपके बगैर ये अधूरा करता, खाने पीने का भी जो आपने सुविधा मतलब जहाँ जहाँ हम लेकर गए, तो जरूरी है खाने के स्वाद भी लेना चाहिए, बट मेरे एज के हिसाब से मुझे पता रहना चाहिए कि मैं क्या खाना क्या नहीं खाना। अब मैं आइसक्रीम का बहुत शौकीन हूँ, अभी मैंने आइसक्रीम खानी बहुत कम कर दी, पहले 2 क्यूब्स खाता, अभी मैं 2 से नहीं, ये कल ही हमारा परसों प्रोग्राम था गुरुद्वारे में, मैं नहीं खाया आइसक्रीम, इसे ऐसे अवॉइड करना, क्योंकि उसके इम्प्लीकेशन कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे वो पता है एज के हिसाब से। मैं ये नहीं बोलता, जो शौक रखता है खाने के लिए वो जरूर खाए। मैं अब आपको जादव जी ये मंच आपको देता हूँ, यू आर द बेटर जज, आप जो भी जो है बताएंगे। आज जितने लोग आए, मैं तो बोलता हूँ आप लोग किस्मत वाले हैं कि आपका जो है हेल्थ इश्यूज, हेल्थ सब्जेक्ट पे आज डॉक्टर साहब से आप ये जो है टॉक सुनेंगे, कुछ वो अपने चीजें बताएंगे कि हमें क्या प्रिवेंशन करना चाहिए। कई बार आप कोई चीज खा सकते हैं लेकिन डर रहता नहीं खाना, थोड़ी वो चीजें भी आप थोड़ा हाईलाइट कीजिए प्लीज। और तो जिसका नमस्ते सर। मैं फॉर्मल ड्रेस में नहीं हूँ, इसके लिए सॉरी। एक्चुअली डायरेक्ट प्रोसीजर करके ही आया हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली सर ने बोला था कि एक छोटा सा टॉक रहेगा, तो मुझे टॉपिक पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ द बेस्ट टॉपिक, आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आज के ज़माने में सबसे बेस्ट टॉपिक जो डिस्कशन के लिए है वो है यंग लोगों में हार्ट अटैक, जो बहुत कॉमन हो गया है, इतना हम नहीं देखते थे पहले। तो क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, क्या हम इसमें चेंजेस, कुछ बदलाव कुछ कर सकते हैं, ये बेसिकली हमको थोड़ा बहुत एक स्मॉल टॉक में देना चाहता हूँ। मैं आपको बोर नहीं करूँगा, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन आंसर सेशन रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप बोलते हैं कि ठीक है मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा, ठीक है आप ईसीजी निकालिए करके बोलेंगे, थोड़ा बहुत स्टेथोस्कोप रख के देखेंगे, और फिर ईसीजी देख के बोलेंगे कि देखिए प्रॉब्लम है, तो
प्रोबेबली एंजियोग्राम लगेगा, ऐसे को बोलेंगे ना। आपने सुना होगा, आपके बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो आप लेके जाते हैं तो उनको ऐसे सुनना पड़ता है डॉक्टर के पास। पर सबसे कॉमन जो क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब हमने पिछले हफ्ते ईसीजी किया था, सब कुछ परफेक्ट था, अभी कैसे चेंज हो गया? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो मुझे लगता है कि वो प्रश्नों को आंसर मुझे देना है, क्योंकि डाउट्स अगर क्लियर हो जाए तो फिर आपको क्या है कि जो स्टेप्स आते हैं उसके बाद के जो डॉक्टर करता है तो आपको लगता है हाँ ठीक है ये लॉजिकल है, जो डॉक्टर कर रहे हैं ये सब कुछ ठीक है, तो ये डाउट्स क्लियर करने हैं। और एक बार क्या होता है कि जब आप इमरजेंसी में जाते हैं, ठीक है, तब ईसीजी देख के बोलते हैं कि ठीक है ये हार्ट अटैक है, तो तब कैसे डाउट्स क्लियर करने में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। आप जितना देरी करेंगे उतना लाइफ को खतरा होते जाएगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट क्वेश्चन आंसर के लिए जो है मैं बहुत अच्छा खासा टाइम दूंगा, 15-20 मिनट तक। तो आपको जो जो क्वेश्चंस है वो पूछिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, और एक 10-15 मिनट बस मुझे एक एग्जांपल के साथ ही मुझे स्टार्ट करना है। एग्जांपल मतलब क्या? 6 महीने पहले अपोलो में ही एक 21 साल का लड़का, मतलब 21 इयर्स का एक लड़का आया था चेस्ट पेन के साथ। वो भी जैसे 6 घंटे बाद, उसको 6 घंटे पहले स्टार्ट हुआ था और 9 बजे के आसपास, और वो दोपहर में आया था अपोलो में कि चेस्ट पेन कभी नहीं हो रहा। उसने आजू बाजू 1-2 क्लिनिक किया, वहाँ पे उन्होंने इंजेक्शन किया, टैबलेट्स दिए, एसिडिटी बोला, सब कुछ किया, ईसीजी भी नॉर्मल था, पर चेस्ट पेन कभी नहीं हो रहा था। तो तब जब वो लेके आए पेशेंट को, उनके पिताजी और उनके माताजी को दोनों लेके आए पेशेंट को, 21 साल का लड़का, तो हमने जब ईसीजी फिर से निकाला, ठीक है, तो ईसीजी में चेंजेस दिखने लगे, और चेंजेस बहुत थोड़ा डेंजरस था, ठीक है। तो हमने, तो मैंने उनको बोला, उनके माताजी पिताजी को मैंने उनको बोला कि देखिए ये हार्ट अटैक लग रहा है, भले ही वो 21 साल के हो पर ये हार्ट अटैक है। तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन वही था कि अरे ये तो बच्चा है, इसको कैसे आएगा? दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। तब भी मैंने वही बोला कि देखिए अभी टाइम थोड़ा कम है, उनका बीपी लो हो रहा है, धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है, तो ये हम डिस्कशन करेंगे, बाद में करेंगे। क्योंकि कैसे समझिए अभी आप रोड पे जा रहे हैं, रोड ब्लॉक हुआ है, तो उसके पीछे कारण क्या है, ठीक है, अगर क्लियर कट पता चला तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ट्रैफिक पुलिस क्या करेगा फर्स्ट कि भाई फर्स्ट क्लियर करो, बाकी सब बाद में देखेंगे ब्लॉक क्यों हुआ है। तो यही काम वहीं पे हुआ, और ये 6 महीने की पहले की बात है। उसको एंजियोग्राम करने के बाद ये ब्लॉक दिखा, क्लियर कट 100% ब्लॉक था, और उसको क्लियर करते ही उसका पेट रिलीफ हो गया, उसका बीपी बढ़ गया, और 3 दिन के बाद उसको डिस्चार्ज भी कर दिया था, ठीक है। अब कैसा है कि प्रोसीजर तो ठीक हुआ, सब कुछ एकदम अच्छा गया, पेशेंट अभी भी ठीक है, वो बार-बार मतलब बीच-बीच में आके मिलते रहता है, सब कुछ ठीक है। पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि उसको क्यों हुआ? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, और मैंने उसको हर तरह के क्वेश्चन पूछे ना, जो 3 दिन वो हमारे साथ एडमिटेड था, तब मैंने बार-बार भी जाके पूछा था कि भाई तुम बताओ तुमको कुछ प्रॉब्लम है। मैंने उसको साइड में भी बोला कि माताजी पिताजी उनको बाहर भेज के भी बोला कि भाई तुम कुछ ड्रग्स विक्स लेते हो, दारू बीरू पीते हो या सिगरेट स्मोक करते हो, तो भाई मुझे तो बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और उसने बोला कि नहीं सर मैं तो कुछ नहीं करता, मेरा एकदम क्लीन है, और मुझे बहुत टेंशन आता था स्टडी करने में, तो मैंने स्टडीज भी छोड़ दिया, आजकल कॉलेज भी नहीं चाहता हूँ, घर में ही रहता हूँ, आराम से रहता हूँ, खाना पीना खाता हूँ, क्रिकेट विकेट खेलता हूँ बस। तो बाद में जब वो 1 महीने बाद आया, तब उसके साथ जब बात कर रहे थे, तब रूटीन टेस्ट वो सब कर रहे थे, तब उसने क्या बोला कि सर मुझे एक प्रॉब्लम है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, तो उसने तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोला कि मैं 12 घंटे सिर्फ मोबाइल खेलता हूँ, ठीक है। तो पिछले 2-3 साल में ये पता चला है कि इवन जो मोबाइल को एडिक्टेड है, एडिक्टेड मतलब जिनको बहुत बुरी आदत पड़ी है कि मोबाइल गेम्स खेलते रहे घंटों घंटों तक, तो उनको भी स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो 1 महीने बाद मुझे पता चला कि हाँ ठीक है ये कारण है, तो उसको सिगरेट नहीं, दारू नहीं, कुछ नहीं, और वो बाहर का भी नहीं खाता था। उनके मम्मी जो बनाते थे, क्योंकि मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उनके मम्मी का हाथ का खाना ही खाते थे। तो मतलब ऐसे है कि कुछ चीजें हमको पता भी नहीं चलते कि ये कारण हो सकता है, हमको लगता है ये रूटीन है, ठीक है बच्चा है कर रहा है करने दो, या फिर ये तो हम सब लोग करते हैं करना है करने दो।
तो ये हम जो कुछ चीज़ें हम लाइटली लेते हैं, ये प्रॉब्लम बन सकता है अगर ज़रूरत से बाहर अगर चीज़ें करने लगे। देखिए 12 घंटा 10 घंटा खेलना गेम ये कोई छोटी बात नहीं है, और पूरी रात तक वो जाग के ये काम कर रहा था, क्योंकि दिन भर उसको अपने पापा मम्मी के साथ रहना था, इसलिए मतलब पापा के साथ वो दुकान में बैठा था इसलिए। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें भी बहुत हानिकारक हो सकती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हमको लगता है कि ये कुछ चीज़ें बहुत डेंजरस है, तो हमको लगता है कि हम सिगरेट नहीं पीते, हम स्मोकिंग नहीं करते, अच्छा खासा वॉकिंग भी जाते हैं, आधा घंटा हर दिन वॉकिंग करते हैं, पर हमको कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोगों का एक मानना है, पर ऐसा नहीं है। वो तो है, करना ही है, जैसा कि सिगरेट नहीं पीना है, दारू नहीं पीना है, वो तो करना ही है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हमको फॉलो करनी है। जैसे एक इम्पॉर्टेंट एक है स्ट्रेस नहीं लेना, ये सबसे प्रॉब्लमेटिक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे तो स्ट्रेस नहीं है, तो उनको पता नहीं रहता है कि स्ट्रेस कैसे होता है। देखिए अभी कुछ लोग हैं जो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। पिछले महीने एक इवेंट मैनेजमेंट करने वाला एक आदमी आके एडमिट हुआ था, वो बस 32 साल का था, उसको भी कुछ भी आदत नहीं थी, पर उसको हार्ट अटैक हुआ। तो उसको बस एक ही प्रॉब्लम था कि उसके डेडलाइंस बहुत ये थे, जबरदस्त थे, और 12 बजे रात में भी उसको डेडलाइन फॉलो करना पड़ता था। प्रॉब्लम क्या था उसका कि उसको डेडलाइंस फॉलो करना पड़ता था। इवेंट अगर कुछ हो रहा है तो उसको टाइम टू टाइम वो चीजें होनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा रहता है। तो वो पेशेंट ने मुझे वापस पूछा कि सर मैं कभी गुस्सा भी नहीं करता हूँ, मेरे पास तो सिर्फ टाइम रहता है, वो टाइम के अनुसार मुझे काम करना पड़ता है बस, पर वो जो डेडलाइन जो फॉलो कर रहा है और जो हमेशा पता रहता है कि भाई ठीक है अब एक डेडलाइन हो गया, अभी दूसरा डेडलाइन, वो भी स्ट्रेस कॉज कर सकता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको और हमारे हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, उसका परिणाम बहुत डेंजरस है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल चीज, एक दुकानदार है जिसका बहुत ही अच्छा खासा दुकान चलता है, और उसका दुकान एकदम मेन रोड के पास है, ठीक है। तो वो चेस्ट पेन लेके आया था, उनको शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, कुछ नहीं है, ये बस कुछ 1 साल पहले की बात है, और एकदम हटा कटा, जिम भी जाता है, सब कुछ करता है, और अराउंड 50 इयर्स का एज है। तो उसको मैंने, वो आया था चेस्ट पेन के साथ, उसको ट्रीटमेंट टेस्ट किया, ट्रीटमेंट टेस्ट पॉजिटिव आया, उसको एंजियोग्राम करने के बाद एक ब्लॉक निकला था उसको एंजियोप्लास्टी किया। तो उसको भी ऐसे ही बहुत बार क्वेश्चंस मुझे पूछना पड़ा कि यार हाँ ठीक है आप ये करते हैं वो करते हैं, ये सब हम पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमको भी कारण पता रहना चाहिए ना। देखिए कुछ कारण होते हैं जो बहुत डेंजरस है, आप स्टेंट एक बार डालो तो फिर दूसरे तीसरे बार हार्ट अटैक आता ही है, ऐसे भी कारण होते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो उसने बोला कि नहीं सब नेगेटिव है, मुझे तो कुछ नहीं है, टेंशन भी नहीं है, मेरा एक बेटा है 20-25 साल का है, वो सब देख लेता है, मुझे बस सुपरवाइज करना है। फिर बाद में कुछ दिनों बाद वो रिपीटेडली जब वो आता था ओपीडी में, तब उसने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोला कि मुझे थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने उसको पूछा कि आप स्मोकिंग ये वो करते हैं? तो कुछ नहीं। आपको एलर्जी है? कुछ नहीं। एस्थमा नहीं? कुछ नहीं है। तब उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोला कि पूरा दिन भर दुकान में बैठा है, और क्योंकि उसका दुकान मेन रोड के पास है और उसका चेयर लेके वो बाहर बैठा है क्योंकि सुपरवाइज करना है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो वो क्या बोलता था कि मेरा जो दुकान है वो ट्रैफिक लाइट के पास में है, और ट्रैफिक लाइट के पास वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे गाड़ियाँ होती है और बहुत पोल्यूशन होता है, और उसकी वजह से मुझे बहुत खांसी है। तो आपको पता चला, मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमको पता नहीं होती। तो वो कारण की वजह से उसको हार्ट अटैक आया था, ठीक है। और बहुत सारे कारण हैं जो सबको पता है, जैसे एक है फैमिली में है, जैसे मेरे बाप दादा को हुआ था, मेरे पिताजी को हुआ, तो मुझे भी हुआ है, ठीक है। अब बाप दादा को 50 साल की उम्र में हुआ था, तो मेरे पिताजी को 40 साल और मुझे अभी 30 साल, ऐसे वाले पेशेंट भी हैं। और ये क्यों हो रहा है? ऑफ कोर्स क्योंकि हम लोग अभी जो खाते हैं वो शुद्ध नहीं होता है,
सब हर जगह पे शुद्ध तो लिखा रहता है, पर 50% जो दुकान है उसमें बहुत सारा मिलावट होता है, 50%। बाकी 50% हमारे जो रिलेटिव है वो बहुत अच्छा हाई क्वालिटी वाला देंगे, पर जो पता नहीं रहता है, जो आप पहली बार लेने जाते हैं तो थोड़ा संभाल के जाना। और स्पेशली बड़े बड़े जो शहरों में हैं वहाँ पे सब कुछ पोल्यूशन ही रहता है, जो हम सांस लेते हैं वो वातावरण तो पूरा पोल्यूटेड है, खाना खाते हैं रोड पे वो भी पता नहीं। आजकल पनीर, ठीक है, पनीर इतना कॉमन है, हमको पिछले 10 साल में पता चल गया है पनीर इतना सस्ते में भी मिलता है, पर आपको पता है 50% पनीर डुप्लीकेट रहता है, पाम ऑयल से बनता है, वो पनीर भी नहीं होता है। तो आप ये कैसे अफेक्ट करेगा, आप सोचिए क्या क्या अफेक्ट करेगा शरीर में, दिमाग से लेके स्किन तक, हार्ट तक, सब कुछ अफेक्ट करेगा। और ठीक है, हमको लगता है ठीक है तो शहर बहुत पोल्यूटेड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गांव में जाके रहेंगे, क्योंकि गांव में, कुछ गांव में, मेजॉरिटी गांव में आप बोलिए कि 50% के ऊपर गांव में आजकल इतना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और केमिकल इस्तेमाल होता है खेती करने में कि वो पूरा का पूरा पानी में भी घुल मिल गया है। जो पानी हम नीचे से लेते हैं, जो बोर निकाल के जो पानी लेते हैं, इवन अच्छा खासा तालाब अगर रहा तो वो भी बहुत सारा पोल्यूटेड हुआ है। ये आपको पता रहना चाहिए कि ठीक है वातावरण शुद्ध होगा, पर जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं पानी बहुत ही पोल्यूटेड है। ठीक है, कोई जंगल के पास है जहाँ ज़्यादा खेती नहीं होती है या फिर जहाँ पे ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, वहाँ पे अभी भी शुद्ध हो सकता है। तो इसलिए कैसे जो भी हम टच करते हैं, स्पेशली हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, हम कहीं भी जाएंगे तो लोग मिलेंगे ही, तो पोल्यूशन होगा ही, कंपल्सरी होगा। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि पोल्यूशन या जो मिलावट है उससे हम एस्केप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, अब फैमिलियल है, जैसे जेनेटिक मैंने बोला, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है वो हमको करना है। क्या है हमारे हाथ में? एक है जो हम पानी पीते हैं, ठीक है, जो पानी पीते हैं फिल्टर से पिए, जो भी हो फिल्टर से पिए, ये एक हमको याद रखना है। कुछ भी हो फिल्टर में पिए, बाहर जाना है अपना खुद का बॉटल लेके जाएंगे, और उसमें भी जैसे प्लास्टिक का नहीं, इसका मेटल का बॉटल, अपना स्टेनलेस स्टील का बॉटल, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे प्लास्टिक जो रहता है, प्लास्टिक भी माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक करके आता है, वो उसका जो पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो माइक्रो प्लास्टिक होता है, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही दिखता है, उससे भी हार्ट के प्रॉब्लम और ब्रेन के स्ट्रोक हो रहे हैं आजकल, और वो जीन्स को भी बदल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सब बहुत डेंजरस चीज़ें हैं जो पिछले सिर्फ 5-6 साल में ही पता चला है। तो ये एक याद रखिए, प्लास्टिक कवर में जितना हो सकता है उतना अवॉइड कीजिए, प्लास्टिक बॉटल में अवॉइड कीजिए, और जो भी आप गर्म करते हैं ओवन में या फिर इसमें, प्लास्टिक प्लीज इस्तेमाल मत कीजिए, स्टील इस्तेमाल कीजिए, एलॉयज इस्तेमाल कीजिए, और मटका जहाँ भी हो सकता है, मटका सबसे बेस्ट मटका है। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी आई थिंक मैं ज़्यादा और नहीं बोलूँगा तो वो ओवरलोड हो जाएगा। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक माइक और एक एक्स्ट्रा माइक है तो लीजिए, और इसको कुछ सिंपल कुछ क्वेश्चंस है, तो हम क्वेश्चन आंसर में बात करेंगे क्योंकि सबको इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो क्या होगा, ये सिर्फ वन वे हो जाएगा, ऐसा ना हो कि मैं टीचर हूँ और आप सब सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं 100 चीज़ें बोलूँगा और उसमें से आप सिर्फ 10 याद रख पाएंगे, ऐसा नहीं रखना है। तो आपको क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ एक क्वेश्चन पूछिए और उसके हिसाब से मैं आपको आंसर दूंगा। पहले तो मैं, अगर किसी ने पूछना है तो आप जो है डॉक्टर साहब से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ लिखा है वो लास्ट में मैं पूछूंगा। इससे पहले क्या सिम्टम्स होते हैं जनरली बॉडी में? जी, तो बेसिकली हार्ट जो है पंप है, ठीक है, ये जो है पंप पूरे शरीर को खून के माध्यम से बेसिकली ऑक्सीजन और पौष्टिक जो आहार रहता है वो सप्लाई करता है। तो हार्ट अगर वीक हो जाए किसी कारण तो हार्ट फेलियर हो जाए, और हार्ट एकदम अगर डैमेज हो जाए तो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हार्ट वीक होने के कारण बहुत सारे हैं, उसमें हार्ट अटैक भी एक कारण है।
और हार्ट अटैक के भी बहुत सारे कारण हैं। उसमें हार्ट में जो ब्लड सप्लाई वो ब्लॉक होने की वजह से वो एक कारण है, ठीक है। तो अभी हार्ट अटैक जो है, जब हार्ट अटैक होता है तब क्या क्या प्रॉब्लम या क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। एक है छाती में दर्द होना, ये सबको पता है कि भाई लेफ्ट साइड चेस्ट पेन हुआ या हाथ में दर्द हुआ तो ये हार्ट अटैक हो सकता है, ये सबको पता है, ठीक है। पर सबको क्या पता नहीं है, अगर समझे जबड़े में पेन स्टार्ट हो गया, हाँ नया है, पर नया स्टार्ट हुआ है, बहुत सीवियर है, तो जबड़े से लेके बीच में जो पेट में जो हमारा अम्बिलिकस जो बोलते हैं, जो छोटा सा आगे रहता है, हाँ, तो वहां तक अगर पेन कहीं भी है, कहीं पे भी है, तो वो हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये इसी चीज से पता चलेगा, एक बार आप डॉक्टर से मिलने से पता चलेगा कि हार्ट अटैक हो सकता है। राइट साइड शोल्डर में अगर टिप में पेन है तो भी ये हार्ट अटैक हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेफ्ट साइड हो। बहुत लोगों को लगता है ठीक है मुझे थोड़ा सा छाती में जलन हो रहा है तो ये एसिडिटी है, पर ये जलन भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो यहाँ से जबड़े से लेके यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डिस्कम्फर्ट लगे और वो कुछ ही सेकंड में कम ना हो, समझे मिनटों तक चालू है, और आप कुछ भी टैबलेट लो, कुछ भी लो या पानी पियो, ठंडा पानी पियो, कुछ भी लो, कम ही नहीं हो रहा है, तो आपको डाउट आना चाहिए कि ये नहीं कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों को तो सिम्टम्स आते भी नहीं है, एकदम बेहोश भी हो जाते हैं या चक्कर आके गिर जाते हैं, तो वो भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इमीडिएटली उनको है ना हॉस्पिटल लेके जाए। ऑफ कोर्स उसके अलावा क्या है कि सांस लेने में तकलीफ हो, सांस फूल रही है, जैसे अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, एक 10 कदम चढ़ते ही आपको सांस फूल रही है, तो वो भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे ये सब सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ प्रॉब्लम जब आया तब, पर प्रॉब्लम आने से पहले कैसे पता चलेगा? जैसे समझिए आप कोई एक इंसान है, हर दिन 30 मिनट चलता है, हर दिन 30 मिनट, ठीक है, उसको आदत हो गई कि वो इंदिरा पार्क या कोई पार्क हो, वहाँ पे वो राउंड मारता है और 30 मिनट होते ही वो अपने काम पे चला जाता है। अभी समझिए कुछ महीनों बाद उसको ऐसा लगे कि अरे मुझे एक राउंड भी नहीं हो रहा है, 10 मिनट में मुझे थकावट महसूस हो रहा है, तो ये एक अर्ली साइन हो सकता है। अर्ली साइन मतलब क्या? ये रेड फ्लैग साइन बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, मतलब ये एक डेंजर साइन हो सकता है कि अगर ऐसा महसूस हो गया कि जो आप रूटीनली काम कर रहे हैं पर वो नहीं हो पा रहा है, किसी थकावट के कारण या कोई प्रॉब्लम के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि आप वो काम नहीं कर पा रहे, तो आपको डाउट आना चाहिए और उसको आपको लेके एक बार दिखाना है, ठीक है। तो ये हुआ सिम्टम्स के हिसाब से। ऑफ कोर्स आपको सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, सांस फूल रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम है ही, पर आपको थकावट भी महसूस हुआ तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आप समझे अच्छा खासा एसी चल रहा है, ठीक है, और आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं या फिर कुछ सोच रहे हैं, कुछ चल रहा है, और आपको ऐसा लगा कि सडनली आपका हार्ट रेट बढ़ गया है और आपको धड़कन तेज होने लगी है या फिर पसीना निकलने लगा है, बिना कुछ करे, बिना कोई टेंशन के भी, तो भी ये वार्निंग साइन हो सकता है। तो ऐसे कुछ वार्निंग साइंस है जो आपका जो यूजुअल रूटीन है उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम ऐसे महसूस हो रहा है, तो आपको प्लीज एक बार दिखाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चंस? दोनों भी, जीरो बीपी भी हो सकता है उसमें। इसलिए आप यूट्यूब में क्या दिखाते हैं कि एक लड़का जा रहा है, जिम करने जा रहा है, एकदम गिर के मर गया, उसको टाइम भी नहीं मिला, मतलब जो आसपास के लोग हैं उसको बोलने के लिए उसको टाइम भी नहीं मिला, वो एकदम गिर गया और उसका अगर पल्स देखो तो एकदम जीरो है, उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाए। तो ये बड़े आर्टरीज, देखिए ये बीपी लो या ज्यादा ये कैसे पता चलता है या किस कारण से होता है? जैसे झाड़ होता है उसके फंदे होते हैं ना, मतलब ब्रांचेस होते हैं ना, तो वैसे ही हमारे हार्ट में भी ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। एक मेजर बड़ा वेसल रहता है और उससे फंदे निकलते हैं बहुत सारे। तो अगर समझिए छोटे ब्रांच में कुछ ब्लॉक है तो उसमें आपको सिम्टम्स पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है मुझे चेस्ट पेन आ रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर बीपी भी बढ़ सकता है, ठीक है, और हार्ट रेट भी बढ़ेगा। पर समझिए बड़ा वेसल है, बड़े वेसल में एकदम 100% ब्लॉक हो गया तो आपको 1 सेकंड भी चांस नहीं मिलेगा, मतलब आप गिर जाओगे
बीपी एकदम जीरो हो जाएगा और आपको 1 सेकंड भी चांस मिलेगा, तब एक ही चीज बचता है कि आपको सीपीआर देना है, मतलब चेस्ट कंप्रेशन देना है। अगर कोई ऐसे गिर गया, आपको पल्स महसूस नहीं हो रहा है, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उसको सीपीआर स्टार्ट कीजिएगा, वही बचा सकता है। एक्चुअली ये है, मैं आपको बोलता हूँ, एक आसपास एक मंदिर है, ठीक है, बड़ा मंदिर है, बहुत पुराना है, मैं बस स्पेसिफिक नाम नहीं बताना चाहता हूँ। उनके जो मेन पुजारी है, जस्ट 3 हफ्ते पहले मेरे पास आए थे और उनका हिस्ट्री बहुत क्लियर था। वो पूजा करते करते गिर गए और आप भगवान की ये दया देखिए, उनके जो वाइफ थे उन्होंने कुछ वीडियो देखा था रिसेंटली और उन्होंने देखा कि अरे ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो उन्होंने सीपीआर दे दिया। देते ही उनको एकदम एक बड़ी खांसी आई और वो एकदम उठ गए और उन्होंने बोला कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, तब लेके आए। तो मतलब ऐसा भी होता है, ठीक है। तो बीपी लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, हार्ट रेट लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। तो ये डायग्नोसिस जो है वो सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है कि वो हार्ट अटैक है कि नहीं। पर अगर आपको ऐसा लगे कि पल्स फील नहीं हो रहा है, तो आप सीपीआर चालू कीजिए और पेशेंट का जो बोल रहा है सुन नहीं पा रहा है, तो आप सीपीआर शुरू कीजिए, क्योंकि वो एक ही चीज है जो उनको बचा सकता है। ऑफ कोर्स जो पेशेंट आए थे उनको बाद में मैंने स्टेंट डाला, वेंटिलेटर पे था, वो 3-4 दिन के बाद वो डिस्चार्ज हो गए, अच्छे हो गए। पर जब पेशेंट के अटेंडर्स मेरे पास आके वो बोल रहे थे कि नहीं आप ही ने बचाया, मैंने उनको बोला बेटे नहीं, आपके बीवी ने बचाया है, वो आप उनको थैंक्स बोलिए। ये जो नॉलेज है कि क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी को कुछ जी जी मेरा समझ ये है, कई लोगों के कभी गैस होने से भी हार्ट में दर्द होता है, ये डिफरेंशिएट कैसे करें कि अटैक का दर्द है या गैस का दर्द है? जी, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था। पर एक है कि गैस का प्रॉब्लम अगर ज़्यादा नहीं है, किसी को समझे अल्सर्स होते हैं, स्टमक अल्सर्स होते हैं या पेट में अल्सर्स होते हैं ना, उनको आप कुछ भी कितनी भी दवाई दीजिए, वो गैस जो जलन होता है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। वो बहुत ही डिफिकल्ट है उसको डिफरेंशिएट करना। पर नॉर्मल आदमी अगर समझे किसी को गैस हुआ है तो जलन फर्स्ट महसूस होगा, या फिर ऐसा लगेगा कि गैस पूरा पेट फूल गया है, ठीक है। आप खाना खाने से पहले हो या कुछ चटपटा खाने के बाद गैस होके एकदम पेट फूल गया समझिए, तो आप इनो या ऐसा कुछ तो लेके देखिए। और अगर 5-10 मिनट में कम नहीं हुआ तो आप 1 मिनट भी वेस्ट मत कीजिए, प्लीज आप जाके ईसीजी कराइए। और ऐसे भी होता है कि आपको ऐसे जलन हो जाए, इनो लेने से कम हो गया और आधा घंटे के बाद आपको लगा कि भाई फिर से आ गया जलन, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो इसलिए आपको है ना, ये इनो तो लेना है या फिर जो भी टैबलेट है वो लीजिए, एसिडिटी का जो घर में रहता है इस्तेमाल होता है। और अगर 5 मिनट में कम नहीं हुआ या 10 मिनट में कम नहीं हुआ तो प्लीज आप जाइए हॉस्पिटल में और फर्स्ट ईसीजी निकालिए। देखिए अगर 100 लोगों को ऐसा हुआ है, ठीक है, और 100 लोगों ने ईसीजी निकाला है, तो ईसीजी में अगर 3-4 लोगों को तो अगर हार्ट अटैक निकला तो भी वो वर्थ है। 100 लोगों ने जो किया है वो रियली वर्थ है कि आपने ईसीजी करवाया, आपने डाउट तो क्लियर किया कि भाई ये हार्ट का नहीं है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब हॉस्पिटल गए तो ईसीजी नॉर्मल भी निकल सकता है पहले आधे घंटे में, ऐसे भी होता है। तो इसलिए एटलीस्ट अपोलो में मैं क्या करता हूँ, या अपोलो में हम लोगों ने क्या प्रोटोकॉल रखा है, जब आते हैं पेशेंट उनको एक ईसीजी निकालना है और उनको 1 घंटा हम रखते हैं, जानबूझ के रखते हैं, उनको पानी देते हैं, सब कुछ देते हैं, हमको बोलते हैं आपने नाश्ता नहीं किया, ठीक है आप बाहर से लेके आके नाश्ता भी दीजिए, पर आप 1 घंटा वेट कीजिए, आपको वापस जाते हो फिर से एक बार ईसीजी निकाल के भेजिए। ऐसा हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर किसी दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं वहाँ पे भी आप इंसिस्ट कीजिए कि नहीं मैं इधर ही रहूँगा 1 घंटा, और 1 घंटे के बाद और एक ईसीजी निकाल के कंफर्म करके जाइए। क्योंकि ये कैसा है, देखिए मैं आपको बोलता हूँ, इसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है? अभी आपको लगता है ना ईसीजी नॉर्मल क्यों आता है, एको जो हम करते हैं स्कैन वो भी क्यों नॉर्मल आता है, ब्लॉक होने के कारण भी, होने के बावजूद भी नॉर्मल आता है, क्यों? देखिए जो खून का सप्लाई है, खून के जो नदियाँ है
उसमें 90% के ऊपर अगर ब्लॉक डेवलप हुआ तब ईसीजी में चेंजेस दिखते हैं, और 100% हो गया तो तब तो 100% दिखता ही है। पर अगर समझे बराबर 90% है तो ईसीजी नॉर्मल आएगा, एक तो नॉर्मल आएगा, और एक ब्लड टेस्ट भी करते हैं ट्रोपोनिन। आपने बहुत सुना होगा कि ट्रोपोनिन हमने भेजा है, एक टेस्ट भेजा है, उसका रिपोर्ट आएगा आधे घंटे के बाद, तो ऐसा बोलते हैं ना, तो वो भी टेस्ट नॉर्मल आ सकता है अगर 90% ब्लॉक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट जिन्हें थोड़ा सा डाउट ज्यादा है तो उनको हम क्या करते हैं कि हम अगले दिन एक बार आके दिखाने के लिए बोलते हैं, या फिर ईआर से डिस्चार्ज होने के बाद आप ओपीडी में जाके दिखाइए, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक दो छोटा टेस्ट होता है, वो टेस्ट करके हम कंफर्म करते हैं कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर समझे मर्डर हुआ है कहीं, ठीक है, खाली रूम है, मर्डर हो गया है, तो जब पुलिस आएगा तो क्या ढूंढेगा फर्स्ट? जिसने खून किया वो तो भाग के गया ना, ठीक है। जो खून किया है वो एविडेंस है बेसिकली, जिसने खून किया है अगर वो आपको दिखा तो वो क्लियर कट एविडेंस है कि भाई इसने खून कर दिया। पर अगर खून ही नहीं है, आपको एविडेंस नहीं है, तो आप क्या ढूंढेंगे? हाँ, तो वो फिंगरप्रिंट क्या है? बेसिकली क्लू है, उसको हम क्लू बोलते हैं, ठीक है। तो जो क्लूज रहता है, जैसे अभी किसी का चाकू गिर गया, किसी का कपड़ा या कर्चिफ गिर गया, तो वो क्लू है, वो क्लू किसी डायरेक्शन में दिखाती है, हाँ ठीक है ये चाकू इसका हो सकता है, तो ये हो सकता है। तो ईसीजी एक तो वही है, वो सिर्फ हमको क्लू देते हैं और वो एविडेंस नहीं है, तो वो 100% एक्यूरेट नहीं रहता है, 100% एक्यूरेट नहीं रहता है। इसलिए क्या बोलते हैं हम, आपको लगता है ना कि भाई डॉक्टर ने इतना सारा टेस्ट क्यों दिया, उसका कारण ये रहता है कि हम डायरेक्ट एविडेंस नहीं देख सकते, क्योंकि हमको एंजियोग्राम करना पड़ेगा फिर हर एक पेशेंट को। अभी मैं बोला था ना 100 लोग अगर आ गए, 100 लोगों को ईसीजी के बदले में सबको हम एंजियोग्राम करने लगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें हमको इंजेक्ट करना पड़ता है, अंदर जाके देखना पड़ता है, उसके भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, तो हर एक को नहीं करना है। पर जिसका रिस्क ज़्यादा है, जिसमें ऐसा लगता है कि क्लू है हमको, कि हमको लग रहा है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, तभी हम करते हैं। अब देखिए ईसीजी एक ही ले रहा है तो उसका एक्यूरेसी सिर्फ 50% ही रहता है। अगर उसके साथ हमने एको स्कैन किया तो उसका थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ जाता है, वो सिर्फ 60 के आसपास पहुंच जाता है। और जो हम भगाते हैं, टेस्ट करते हैं, ट्रीटमेंट टेस्ट बोलते हैं ना, भगा के करते हैं टेस्ट, उसका एक्यूरेसी 70% है। 70% मतलब कैसा कि अगर समझे 3 लोगों को पॉजिटिव आया है टेस्ट, उसमें से 2 को ही ये ब्लॉक निकलेगा और एक को ब्लॉक नहीं रहेगा पर फिर भी पॉजिटिव आएगा। तो ये जो 3 जो टेस्ट मैंने बोले हैं, ये सब सिर्फ क्लूज है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में दिखा रहा है, ठीक है ना। तो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। यहाँ पे और कुछ डाउट है? यस, मैं डॉक्टर कार्तिक पांडु यादव जी, बहुत ही नहीं भाई ये 2 मिनट इम्पोर्टेंट जो है 4-5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। एक तो डायबिटिक एंड हार्ट कोरिलेशन क्या है। जो बंदा डायबिटिक है उसने अपने हार्ट के बारे में केयर तो करना है, चाहे डायबिटिक रहे या ना रहे। इसकी क्या जो है दोनों की वो है, जो डायबिटिक रिलेशन है, डायबिटिक हूँ मैं और हार्ट के साथ उसका क्या संबंध है, वो जरा उस पर फिर 2-3 पॉइंट्स और है। देखिए जब बॉडी में आप जब भी खाते हैं खाना, ठीक है, तो खाना जो खाते हैं पेट में पचन होता है, खून में जाता है, ठीक है। तो खून से जो शरीर है, जैसे अभी ब्रेन हो, हाँ, दिमाग हो, लिवर हो, किडनी हो या फिर हार्ट हो, तो उसको कहाँ कैसे पहुँचता है? तो खून से पहुँचने के लिए उसको एक प्रोटीन चाहिए, उसका नाम है इंसुलिन। अगर इंसुलिन बनना कम हो गया शरीर में तब डायबिटीज होगा, ठीक है। ये बहुत कॉमन चीज़ है। उसके बहुत सारे दूसरे कारण ये वो हम बाद में देखेंगे। जो सबसे कॉमन है 90% लोगों में ये होता है, ठीक है। तो अभी ये इंसुलिन जो है अगर ये कम पड़ा शरीर में तो क्या होता है,
कि शुगर का लेवल एकदम बढ़ जाता है। तो जब भी आप खून का टेस्ट करते हैं तो शुगर एकदम हाई निकलता है, 400, 500, 300 ऐसे निकलता है कि नहीं? तो आप समझे शुगर जो है, आप अगर शुगर या फिर ग्लूकोज आप अगर ऐसे ही बाहर छोड़ दें तो क्या होता है उसका? जी हाँ, तो उसमें आइडर इन्फेक्शन तो हो जाता है या फिर उसका एक अल्कोहल जैसा बन जाता है, ठीक है, वो सड़ जाता है बेसिकली। तो ये इंपॉर्टेंट है। बॉडी में भी जब शुगर के लेवल्स बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीजें हैं, ठीक है, वो सब का ये हो जाता है, ये शुगर के साथ मिक्स होकर उसका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है बेसिकली। प्रोटीन है तो प्रोटीन के साथ भी शुगर जाके मिक्स हो जाता है और उसका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है अगर प्रोटीन है, समझे कोई इंसान है तो उसको ऐसे जकड़ लेता है बेसिकली शुगर। तो प्रोटीन जहाँ जहाँ जाएगा शुगर भी वहीं वहीं जाएगा और जो जो प्रोटीन काम करता है उसके बीच में टांग अड़ाने लगता है। तो बॉडी में भी ऐसे होता है। तो इससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है, फैट बढ़ने लगता है जिनको जिनको शुगर है। तो आप देखिए जिनको जिनको शुगर है, डायबिटीज है, उनको फैटी लिवर होने लगता है, मतलब लिवर में फैट जमा होने लगता है। तो वैसे ही कैसा है कि पूरे बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। क्या चेंजेस आने लगते हैं? जहाँ जहाँ खून के नलियाँ हैं, जहाँ खून के नलियाँ हैं, वहाँ वहाँ ब्लॉक्स तैयार होने लगते हैं। तो वो जो ब्लॉक्स है वो आगे बढ़ के धीरे धीरे बढ़ते 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 एक दिन 90%, 100% ब्लॉक होने लगते हैं। तो ये ब्लॉक्स सिर्फ हार्ट को नहीं है, ब्रेन को भी हो सकते हैं, पैरों को, हाथों में जहाँ जहाँ खून की नलियाँ हैं वहाँ पे भी हो सकते हैं। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन डायबिटीज एंड हार्ट। और ऑफ कोर्स आपको पता है एक बार हार्ट जहाँ पे भी ब्लड सप्लाई बंद हो गया तो उसका वो स्ट्रोक आ गया। जैसे अभी ब्रेन का हो गया तो ब्रेन का स्ट्रोक, हार्ट का आ गया तो हार्ट का स्ट्रोक। अगर समझे लिवर के आर्टरी में भी ब्लॉक हो गया तो लिवर का स्ट्रोक नहीं बोलते हैं, उसको लिवर इश्केमिक लिवर बोलते हैं। तो ऐसे हर एक आर्टरी में हर एक ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही आंख को भी अफेक्ट करता है। बहुत सारे शुगर लोगों को आपको पता है आंख के डॉक्टर को हम बार बार दिखाते हैं क्योंकि आंख में भी जो खून की नलियाँ हैं उसमें अफेक्ट होता है और स्लोली ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन स्टार्ट होता है खून में। तो ये है इन जगह एक एकदम छोटा सा एक और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपसे क्लैरिफिकेशन या क्वेश्चन है, तो ये है कि कई जगह कई डॉक्टर्स ये कहते हैं चेंज ऑफ ऑयल। ऑयल तो बहुत ही हम घटिया किस्म का यूज़ कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल। पता रहता है कि रिफाइंड ऑयल अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी स्टोर चले जाएं, कोई किराना शॉप चले जाएं, एनीवेयर यू गो यू विल फाइंड रिफाइंड ऑयल। चेंज ऑफ ऑयल का कुछ इफेक्ट होता है क्या टू कीप योर हार्ट सेफ? लाइक आज हेल्दी हार्ट ले लिया, कल जो है सफोला ले लिया, कल इन द सेंस 4 दिन 5 दिन में जो है ना फिर अगेन साइकिल में उसका कुछ असर होता है या ऐसे ही बनावटी बात है? तो मैं आपको बोलता हूँ, देखिए 10 साल और 15 साल पहले ना मैक्सिमम जो रिसर्च है वो यूएस में होता था, ठीक है, यूएस में मतलब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री में। तो तब उन्होंने जो सेट किए थे पैरामीटर्स उसके हिसाब से वो बोलते थे कि ठीक है बाकी सब ऑयल्स एकदम बेकार है, सिर्फ सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल करना है या फिर सैफलॉवर ऑयल या फिर उनके कंट्री में जो बनता है ऑलिव ऑयल वो इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे भी बहुत लोग ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं, वो नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके आसपास जो ग्रो होता है, जो आप फसल ग्रो करते हैं, ठीक है, अगर वो सनफ्लावर है तो सनफ्लावर ऑयल यूज कीजिए। अगर आप सैफलॉवर के लिए रहता है जो नॉर्थ कर्नाटका में ज़्यादा यूज होता है तो वो है तो वो इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। कुछ जगहों पे मस्टर्ड ऑयल जी मस्टर्ड ऑयल वो दिल्ली के आसपास बहुत ज़्यादा होता है। सरसों का तेल जी जी जी। तो आपके जनरेशंस टुगेदर आप जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं आपको जीन्स को पता रहता है कि ये हमारा ऑयल है, ठीक है। एक रिफाइंड ऑयल में बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल होता है तो वो भी आप अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। आजकल ये आ रहा है क्या बोलते हैं जो रिफाइंड जो ग्राउंडनट और ये सब जो है या फिर सनफ्लावर हो, आप जस्ट
जस्ट आप अपने सीड्स जो है आप अगर दे दोगे तो उसको क्रश करके जो ऑयल निकलता है वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रिफाइंड ऑयल का एक ही एडवांटेज है, वो आप ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं, बस और कुछ नहीं। आप अगर एक्चुअली आप क्रश करके ऑयल लेने लगेंगे तो फ्रेश ऑयल रहेगा, उसमें थोड़ा सा मतलब वो सीड का तो जो थोड़ा सा अंश रहता है वो तो रहेगा ही। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जल्दी खराब होता है, पर सबसे जो फ्रेश बना के क्रश करके जो ला के पीते हैं उनको बहुत ही अच्छा है, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर समझिए यहाँ पे हम सनफ्लावर यूज़ करते हैं तो सनफ्लावर सीड्स लीजिए, उसको क्रश कीजिए, उसका जो ऑयल निकलता है वो यूज़ कीजिए, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। जो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑफ कोर्स जिनको अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है, जिनको टाइम का प्रॉब्लम है, तो सनफ्लावर ऑयल अच्छा है, यूज़ कर सकते हैं। रिफाइंड में थोड़ा बहुत केमिकल यूज़ होता है, तो ऑर्गेनिक सनफ्लावर वो सब थोड़ा सा उसमें वैराइटीज आते हैं, देखिए इट इज़ बेटर देन अदर। तो ऐसा मत सोचिए कि कुछ तो एक मैंने यूट्यूब देखा उसमें कोई फिरंगी आदमी बोल रहा था कि ऑलिव ऑयल अच्छा है तो मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगा, नहीं वैसा नहीं। जो अभी देखे मैं केरला में था 3 साल, ठीक है, मैं वहाँ पे भी मैंने वहाँ पे रिसर्च किया था मेरे सीनियर्स के साथ, वहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। और आप अगर लिटरेचर देखो वेस्टर्न कंट्रीज में वो बोलते हैं कोकोनट ऑयल इज़ वेरी बैड, पर वो तो हज़ारों सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको पता है एवरेज एज जो है केरला के लोगों का, उनका 80 और 82 के आसपास है एवरेज, मतलब जो इंडिया का है उनसे ज़्यादा है, 10 साल ज़्यादा है, और वो सबके सब कोकोनट ऑयल ही लेते हैं। तो उनका यही है कि वो फ्रेश तब का तब बना के लेते हैं, वो रिफाइंड, ज़्यादातर लोग रिफाइंड नहीं लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको ग्रो करते हैं आसपास, जो एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो ऑयल सबसे इम्पोर्टेंट है, वो इस्तेमाल करना है। डॉक्टर साहब, और एक जो ये तवा डोसा जिसमें बनाते हैं, क्या बोलते हैं ऊपर वो नॉन स्टिक के बारे में भी कई वर्जन्स है, कई कुछ बोले हैं, थोड़ा उसके बारे में भी आप अगर कुछ नॉलेज दे पाएंगे। नॉन स्टिक तवा है, देखिए नॉन स्टिक तवा के ऊपर बहुत सारे कोटिंग्स आते हैं, बेसिकली टेफ्लॉन कोटिंग ये सब आता है, टेफ्लॉन कोटिंग, और कुछ जगहों पे कार्बनाइज्ड कोटिंग भी आता है। तो अभी भी रिसेंटली पता चला कि टेफ्लॉन के भी बहुत ही छोटे छोटे जो अंश है, हर बार जब आप बनाते हैं तब उसका जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है जो सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, वो डोसा के साथ स्टिक हो रहे हैं। ठीक है, अभी उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमको पता नहीं है, पर प्रोबेबली वो डेफिनेटली अफेक्ट करता होगा। देखिए जो कुछ भी आप खा रहे हैं, आपको जो नहीं चाहिए अगर वो भी जा रहा है तो उसका इफेक्ट तो रहेगा ही लॉन्ग टर्म। अभी तो हमको पता नहीं, प्रोबेबली 10-20 साल के बाद पता चल सकता है। तो सबसे बेस्ट जो है आप अगर स्टेनलेस स्टील वाला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेटल जो है, मेटल का भी मेटल जो है आसानी से नहीं जाता है, आप कितना भी ये कीजिए आसानी से नहीं जाता है। तो अगर बहुत ही स्मूथ है मेटल का है तो आप इस्तेमाल करने के लिए ट्राई कीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि घर में सनफ्लावर सीड्स लाके, 1 मिनट 2 हो गया उसके बाद सनफ्लावर सीड्स लाकर उसका जो है तेल क्रश करके बनाए। अभी हम बहुत सारे लेडीज बैठे हैं, मेरा ख्याल है इतना पेशेंस नहीं है इनके पास कि ये करें, फिर भी करें तो बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी गुड सजेशन। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हेरिडिटरी कोलेस्ट्रॉल रहता है, और फादर्स को था, दादाजी को था, पिताजी को था, से नीचे चाचा जी को था। तो इसमें जो है इट्स ए नॉन फैक्ट है कि कोलेस्ट्रॉल होता ही होता है, कई बार नहीं भी होता। हेल्थ चेकअप्स जो है, जैसा मैं 40 इयर्स का हूँ, तो लेडीज में तो बोलते हैं कि पूरा जो है कैंसर चेकअप जो है 40 के बाद कराना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज मैं जो है लाइन्स इंटरनेशनल से जुड़ा हूँ, अवेयरनेस प्रोग्राम काफ़ी करा है, नहीं है, उनको पता ही नहीं है। जब तक वो दस्तक नहीं मारती कोई चीज़, तब तक पता नहीं रहता। खैर, गॉड ब्लेस देम। अब क्या है, ये चेकअप्स का जो है बहुत बड़ा अमल दखल है हेल्थ इश्यूज में। हेल्थ चेकअप जो हम कराते हैं, नॉर्मली कई लोग जो है ना
कुछ नहीं होता यार, चलने दो, जब होगा। तो व्हाट डू यू सजेस्ट दैट? हेल्थ चेकअप कितने साल, 40 इयर्स, 30 इयर्स, आजकल तो एज बहुत एलिमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं छोटी एज में, तो नॉर्मली ईयर में एक बार या 6 महीने में एक बार, ऐसा कुछ आपकी सजेशन है? तो देखिए, हेल्थ चेकअप्स का इम्पोर्टेंस क्या है? अभी मैं आपको एविडेंस और क्लू के बारे में बोल रहा था कि एविडेंस और क्लू, तो जो हम हेल्थ चेकअप करते हैं उसमें बस क्लूज पता चलता है। ऐसे भी पेशेंट्स हुए हैं जिनको हेल्थ चेकअप एकदम परफेक्ट था और एक हफ्ते बाद उनको चेस्ट पेन आ गया और उनको देखे तो एक ब्लॉक था। तो पेशेंट्स और उनके जो अटेंडेंट्स हैं वो बार बार पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि ये सिर्फ क्लू देता है कि प्रॉब्लम हो सकता है, बस इतना ही बोलता है जो भी हेल्थ चेकअप। पर अभी कोई एक स्टैंडर्ड आदमी है, जैसे अभी आपने बोला कि 40 साल का कोई एक आदमी है, तो 40 साल के आदमी उसको रिस्क है या नहीं है ये पता करना है। रिस्क मतलब क्या? शुगर है, बीपी है, स्मोकिंग कर रहा है, दारू पी रहा है, या फिर उनको फैमिली का हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम का, माताजी हो या पिताजी के साइड से हो, या फिर भाई किसी को या बहन किसी को प्रॉब्लम हुआ है। देखिए, सिर्फ हार्ट का प्रॉब्लम नहीं, अभी समझे कोई भाई है और उसको स्ट्रोक आया ब्रेन का, तो वो भी हार्ट के रिलेटेड ही है। मैंने आपको अभी जस्ट एग्जांपल दिया ना, कहीं पे भी ब्लड सप्लाई अगर कम हो गया तो उसको स्ट्रोक ही बोलते हैं बेसिकली। तो वो कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको ब्रेन का स्ट्रोक हुआ तो भी हार्ट का स्ट्रोक होने का रिस्क रहता है। तो अगर ऐसा कोई है तो उसको हर साल कंपल्सरी करना ही है। और उसमें कैसा है, एक ट्रेडमिल टेस्ट जो मैं बोल रहा था ना कि भगाना पड़ता है, तो भगाते हैं हम एक इसके ऊपर, बेल्ट के ऊपर, तो ट्रेडमिल टेस्ट होता है, उसको वो करना ही है। और उसको आर्थराइटिस है तो सीवियर तो अगर आर्थराइटिस है समझे, तो हमारे पास अल्टरनेटिव है। क्या अल्टरनेटिव है कि हम एको जो स्कैन करते हैं तो उसमें हम डोपामिन स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं एक, या फिर समझे उनका वो पेशेंट का किडनी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, जो हार्ट का सीटी स्कैन है, तो उसको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं सर जी। क्योंकि सीटी स्कैन में रेडिएशन और कॉन्ट्रास्ट इन्वॉल्व होता है। आप अकेले मत जाइए, एक बार डॉक्टर को पूछ के जाइए। डॉक्टर कार्तिक जी, आपने काफी हार्ट के बारे में अपने अच्छी टॉक दी। एक इम्पोर्टेंट, अवंतिका मैम प्लीज आपके लिए भी थोड़ा हम रिक्वेस्ट करेंगे, बिकॉज प्लीज आप बैठिए, CPR ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। CPR ट्रेनिंग, अगर किसी को ट्रेनिंग आती हो, घर में किसी को प्रॉब्लम आए, तो अगर भगवान ने उसकी आयु रखी है तो डेफिनेटली वो बंदा जिसपे कुछ प्रॉब्लम आए उसकी जान बच सकती है। मैं बोलता हूँ भगवान ने अगर आयु दी हुई है तो एक ये सोर्स रहेगा, अगर नहीं है तो फिर भगवान मालिक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपोलो हॉस्पिटल, जो कि अपने नाम में ही अपोलो है, हाईएस्ट हाइट्स पे गया था मून में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि CPR ट्रेनिंग के लिए हम अगर 10 मेंबर हमारी कम्युनिटी से दें, डोंट थिंक अबाउट द अटेंडेंस एंड ऑल दैट, but this I think it's very important, and we have to take training of CPR. Even every household, every person in one house should have the training of CPR. So may I request the Apollo authorities to take some initiatives to give the training. यहाँ पर भी दे सकते हैं, अगर कहीं आप बुलाएंगे तो वहाँ पर भी मेंबर जाएंगे। This is very important. Apart from all these things, अगर इमरजेंसी आती है तो ये भी एक बहुत अच्छा रास्ता है कि हम पेशेंट की जान। वीर जी, आप जी ने कुछ, is it you can come on? देखो Mike, COVID virus SARS, जी that is also affecting heart. देखिए, Most very much interested in the SARS virus. true. And one more thing, the Chinese people, we are talking about oil and all those things. They eat everything.
I don't know the name over here. But they eat every insects also. Chinese वही लोग है शुरू से देखिए चाइनीज लोगों में भी आप एक्चुअली जो भी डेटा निकलता है चलिए आप रूरल एरियाज में जाइए एक्चुअली हेल्थ सिस्टम इज वेरी बैड चाइना में ठीक है अर्बन सिस्टम में थोड़ा अच्छा है बट वन इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट चाइनीज जापानीज और कोरियंस में क्या है दे ईट लॉट ऑफ सोयाबीन ठीक है तो हर एक आप आइटम में देखिए सोयाबीन ही रहता है सोयाबीन सॉस हो या सोया का ये भी बनता है पनीर के साथ चंक्स बनता है सोया चंक्स बनता है एवरी मील में कंपल्सरी सोया है सोया मिल्क भी पीते हैं तो सोयाबीन में एक इम्पोर्टेंट चीज है मतलब हेयर्स कम रहता है देखिएगा उसका एक कारण ये है कि दे ईट लॉट ऑफ सोयाबीन तो सोयाबीन का एक प्रोटेक्टिव ये रहता है इसलिए देखिए कि मेजॉरिटी ऑफ द वीमेन जो स्त्री है उनको क्या होता है कि उनको एक लेवल तक एक 40 या 45 एज तक उनको मैक्सिमम 99% लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम आता नहीं है और 45 के बाद एकदम बढ़ जाता है रिस्क तो क्यों होता है क्योंकि 45 एज तक एस्ट्रोजन बॉडी में रहता है वो बढ़ते रहता है और वो प्रोटेक्ट करता है हमको ठीक है तो यही जो बात है सोयाबीन इज वन ऑफ द रीजन और एक क्या है आप देखिए चाइनीज और जापानीज लोगों में एक और एक इंपॉर्टेंट चीज है उनका जो सारा का सारा जो फूड आइटम्स रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी बॉइल्ड जो कुक रहता है हमारे इसमें मैक्सिमम फ्राइड आइटम्स ज्यादा रहते हैं तो बॉइल्ड आइटम्स जो रहता है उसमें क्योंकि सिर्फ पानी इस्तेमाल होता है बॉइल्ड होके ही होता है तो उसमें बहुत सारा जो फाइबर वो सब रिटेन होता है और वो हेल्प करता है ठीक है और फिश आइटम्स भी ज़्यादा खाते हैं वो फिश और सी आइटम्स तो उसमें क्या होता है कि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलता है तो दीज आर सम ऑफ मतलब ईटिंग हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप जिस तरह से लाइफ जीते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो वो सब हेल्प करता है उनको थोड़ा सा लॉन्गर लाइफ जापानीज लोगों का इफ आई नॉट रॉन्ग 95 है एज एवरेज एज माइक्रोवेव ओवन से भी बताना माइक्रोवेव ओवन के बारे में इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोवेव माइक्रोवेव ओवन इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा जो फोन है वाईफाई है ब्लूटूथ है जो रेडिएशन है इलेक्ट्रॉनिक अभी हार्ट के पास मोबाइल रखा है इसके बारे में देखिए कैसा है एक है माइक्रोवेव जो है एज सच वो डेंजरस नहीं है ठीक है जो माइक्रोवेव के अंदर जो रहता है उसको ही वो बंद करता है पर उसके साथ जो हम इस्तेमाल करते हैं जैसे प्लास्टिक प्लेट्स हो या फिर जो ये रहता है वही मेन प्रॉब्लम है उसकी वजह से क्या होता है कि माइक्रोप्लास्टिक से वजह से ही प्रॉब्लम आता है पर एज सच माइक्रोवेव जो हम इस्तेमाल करते हैं जो घर में इस्तेमाल होता है उससे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है ठीक है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑफ कोर्स जो आप मोबाइल के बारे में बोल रहे हैं मोबाइल एज सच जो है मोबाइल का जो 5G और 4G आने के बाद आप देख रहे हैं स्पैरोज और ये जो बर्ड्स हैं बहुत कम हो गए हैं वो क्यों कम हो गए हैं क्योंकि जो लेवल पे वो ये रिलीज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो रिलीज होता है उनके ब्रेन को अफेक्ट करता है और उनका जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है जैसे वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो उनका जो पूरी तरह से एक मैप रहता है उनके ब्रेन में वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से वो लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे आप स्पैरोज और इसको वो सिर्फ आजकल गाँव में ही दिखते हैं इसमें नहीं दिख रहे पर जैसे जैसे बिगर एनिमल्स रहते हैं जैसे ह्यूमन्स हो या फिर डॉग्स हो उनको ज़्यादा अफेक्ट करता नहीं है ठीक है लॉन्ग टर्म एक ही ये है रिसर्च पब्लिकेशन है उसमें उन्होंने बताया कि वो हार्ट को अफेक्ट करता है पर बाद में WHO ने एक बहुत बड़ा रिसर्च स्टडी किया था और डेटा गैदर किया था जिनमें उन्होंने लाखों लोगों को यूरोपियन लोगों को उन्होंने लिया था और उन्होंने प्रूव किया था कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं है माइनर इश्यूज कुछ आ सकते हैं पर एज सच लॉन्ग टर्म इश्यूज कुछ नहीं होंगे अभी ये जो बहुत हायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स रहते हैं जो बहुत सारा एमिट होता है और अगर आप बहुत देर तक उनके आसपास अगर रह रहे तो हार्ट का जो रिदम है रिदम मतलब जो हार्ट बीट है हमको 70 या 80 के आसपास हार्ट रेट रहता है ना हार्ट रेट तो वो थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है अगर बहुत देर तक है और बहुत ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप उसके पास में है तो पर बड़े एनिमल्स में इतना ज़्यादा इफेक्ट दिखा नहीं
सर जो लोग टावर्स लगाए हुए हैं जिनके घरों पे है तो उनके घरों में मैक्सिमम लोगों को कैंसर या अलग अलग बीमारी से आगे तो टावर का इफेक्ट है। जी जी, इससे मैंने आपको एक कोट किया था, WHO ने एक बहुत बड़ा स्टडी किया है और ऑलमोस्ट 10 साल तक उन्होंने देखा है। तो उनके हिसाब से मतलब एक यूरोप में ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों के साथ उन्होंने एक स्टडी किया है, तो उसका ये भी है, उसका एक आर्टिकल भी है। तो उन्होंने उसमें ज़्यादा कुछ फर्क दिखा नहीं है उनको, कैंसर भी होता है करके कंक्लूसिव प्रूव हुआ नहीं है। पर ऐसे जो डाउटफुल ये रहते हैं, ऑफ कोर्स आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए जितना होता है उतना। पर अगर ये सब डाउटफुल चीज़ें हैं जिसमें अभी क्लियर कट आपको कुछ पता नहीं है, पता नहीं 20 साल के बाद ऐसा भी रिसर्च होगी, भाई 10 साल में कुछ नहीं हुआ पर 20 साल में हो सकता है, ऐसा एक स्टडी हो सकता है, पर उसके लिए अभी तो टाइम है। बट सर बेगमबाजार में फैमिली ने मतलब अपनी बिल्डिंग को टावर लगा 2 फैमिलीज कैंसर से एक्सपायर हो गई सर। पर कैसा है, आप सोचिए कि हैदराबाद में कितने घरों के ऊपर टावर्स है, ठीक है, तो उसमें सबको कैंसर तो हुआ नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ही नहीं, पर अभी तक उसका एविडेंस नहीं है। देखिए कैसे एविडेंस है तो ही है कहते बोलना है, तब तक वो सब कुछ क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। अभी देखिए मैं आपको बोलता हूँ, आजकल हम सब लोग है ना मेकअप यूज कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे कंपनी के। अभी तक तो हमको पता है कि ठीक है मेकअप से कुछ होता नहीं है हार्ट को, पर अगर फ्यूचर में 10 साल के बाद ऐसा पता चला कि ठीक है ये हार्ट को प्रॉब्लम कर सकता है, तब हमारे पास एविडेंस रहेगा, तब मैं क्लियरली बोल सकूंगा कि हाँ एविडेंस है, प्रॉब्लम है। पर तब तक कैसा है कि जब तक रिसर्च ना हो तब तक बताना बहुत मुश्किल है। और बहुत सारी चीज़ें हैं ना, अभी आपने बताया कि कैंसर हुआ है, ऐसे कुछ केसेस आने लगे तभी हमको पता चलेगा कि ठीक है इसके बारे में आपको रिसर्च करना है, तब तक बहुत मुश्किल है बताना। जब तक रिसर्च ना हो तब तक कुछ चीज़ें हमें पता नहीं चलेगी, तब तक वेट एंड वॉच। Good afternoon. हाँ, X-rays you are using for body use and cancer, you are using medical. X-rays itself is electromagnetic. एक्सरे से Alpha, beta, gamma, radio waves से बात कर रहे हैं. Microwave से उन्होंने बोला all these things they come in the electromagnetic waves में आता है। But I think सारे से कैंसर तो नहीं. नहीं, Because X-rays you are using for body देखिए inside. गामा रेस, एक्सरेस, अल्फा रेस ये प्रूवन है, बियॉन्ड डाउट है कि इससे कैंसर होता है। अभी देखिए आप एक्सरे चेस्ट एक्सरे निकालने जाते हैं, ठीक है, तो उसका एक ये है कि साल में अगर आप 10 एक्सरे से ज़्यादा निकाल रहे हैं और वो भी 10 साल तक निकाल रहे हैं तो एक 10% चांस है कि आपको कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो बस एक ही एक्सपोजर हो गया तो उसका मतलब नहीं है कि आपको हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बॉडी में हमारा बॉडी अच्छा खासा बनाया है भगवान ने एक लेवल तक टॉलरेट करने के लिए। तो अभी ये माइक्रोवेव वो सब जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही आते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत डेंजरस होते हैं और हाई पावर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे स्किन बर्न्स होंगे, हाई एनर्जी तो स्किन बर्न्स होंगे। अभी माइक्रोवेव जो है वो वॉरफेयर में भी इस्तेमाल होता है, वॉरफेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर में माइक्रोवेव इस्तेमाल होता है, तो उसलिए communication they use some specific way. वो बहुत सेफ है, Spectrum use करता है. वो बहुत सेफ है। नहीं जो डैमेज करने के लिए जो माइक्रोवेव यूज होता है, हाँ वो ब्रिटेन में है, आप एक बार जस्ट यूट्यूब में करके देखिए, वॉरफेयर माइक्रोवेव इन वॉरफेयर करके है। वो आप अगर उसके सामने जाके खड़े रहेंगे तो आपको बर्न्स भी आएंगे, मतलब जल जाएगा शरीर, ऐसे भी होगा। तो हाई पावर डेंजरस, लो पावर कौन सा भी हो इट इज एक्सेप्ट। और लास्ट क्वेश्चन जी Yes. With the permission of doing this, I would like to ask one question. See, with all this background, please tell us what is every person can follow to avoid heart attack or any kind of illness with this kind of fast life. Business करना है, study करना है, everything you have to do. What is the best advice through Apollo you can give to all of us to protect and save our lives? Thank you. Thank you. So
5 थिंग्स, 5 बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक, जो भी खाना खाते हैं खुद बना सकते हैं या घर में बन सकता है तो गुड, प्लीज हैव होम फूड एज मच एज पॉसिबल, ओके। और होम फूड मतलब कैसा है कि आप सब्जी लेके आए, डायरेक्टली कट करके नहीं लाना है, आप प्लीज पानी में रखिए थोड़ी देर, आधा घंटा मिनिमम रखना है, क्योंकि उसमें भी जो भी केमिकल है वो सब कुछ निकल जाएगा। तो वो सॉल्ट वाटर यूज कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर में डाल के रखिए, उसके बाद निकाल के कट करके खाइए। और ऑयल के भी बारे में भी मैंने बोला है। तो एक है फूड। सेकंड, प्लीज फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ भी हो, आपको फोन पे भी बात करना है, प्लीज चल के बात कीजिए। आपको छोटे छोटे चीज करना है, आप जहाँ पे भी आप बैठ के कुछ कर सकते हैं एक्सरसाइज कीजिए। अभी कुछ लोग दिन भर उनको सुपरवाइजरी वर्क रहता है, चेयर पे ही बैठा पड़ता है, ठीक है, तो चेयर पे बैठे बैठे बहुत सारे योगा के आसन है, भस्त्रिका प्राणायाम है, कुछ तो है, तो वो प्लीज कीजिए। या फिर आपके हाथ में बॉल है, वो स्ट्रेस बॉल रहता है, वो तो कीजिए मिनिमम। ये छोटे छोटे चीजें हैं। एक, दो, फिजिकल एक्सरसाइज। दूसरा है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब क्या है? हैबिट्स नहीं रखना, जितना हो सकता है आपका हैबिट्स प्लीज अवॉइड कीजिए, जैसे स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो और ड्रग्स हो, ये सब चीजें कंप्लीटली अवॉइड करना है। मोबाइल एडिक्ट जो नया है, मोबाइल एडिक्ट, जी ठीक है, हर जगह फोन, फोन किचन में फोन, किचन में, जी जी, बाथरूम में भी ले जावे नहीं, और स्टूडेंट क्या हुआ है, एक ही रूम में आपको बात करना है तो भी बहुत बार सुनते नहीं है, वो फोन में ही रहते हैं, तो आपको मैसेज करके बोलना पड़ता है कि भाई आगे देख। तो ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि प्लीज आप डेडलाइंस जो रहता है, डेडलाइंस आप जितना हो सकता है उतना उसके पहले ही, डेडलाइन आने से पहले काम चीजें करने लगे, या फिर ऐसे काम मत कीजिए जिसमें बहुत सारे डेडलाइंस हो, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आईटी फील्ड में बहुत डेडलाइंस होते हैं, आईटी फील्ड में हो या फिर इवेंट मैनेजमेंट रहता है जिसमें बहुत सारे डेडलाइंस होते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आपको डेडलाइंस है। लाइफस्टाइल में मैंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिनिमम 6 से 7 घंटे सोना है, और अच्छा खासा सोना है। अगर आपको रात में नींद नहीं हुई तो दोपहर में तो सोना है, वो कवर अप करना है, तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही मैं भूल गया। तो डेडलाइंस हो गया 14, बहुत इंपॉर्टेंट है डेडलाइंस। और फिफ्थ है, फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेगुलर आपको अगर कुछ भी डाउट रहा, कुछ रहा, तो आपको डॉक्टर के पास आके दिखाना है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप आके मेरे पास ही दिखाइए या फिर मेरा आप ओपीडी बनाएंगे, ऐसा नहीं है। पर आजकल कैसा है कि व्हाट्सएप हो या फिर यूट्यूब हो, बहुत सारा मिसइंफॉर्मेशन भी रहता है, ठीक है। तो अगर मिसइंफॉर्मेशन है तो आप प्लीज डिसडायरेक्ट मत होइए, कुछ भी डाउट है तो हमको बोलिए, हम लोग है, वी विल टेक केयर। अगर कुछ है, कुछ मैनेजेबल है तो डेफिनेटली उसके हिसाब से मैनेजमेंट भी करेंगे। आजकल ऑनलाइन भी है ना सर, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी है, बहुत अच्छा है जी। यू नॉट एबल टू रीच इन टाइम। एक छोटा सा सवाल है। हाँ हाँ प्लीज पूछिए। सब मेरे को रात में नींद नहीं आती। मैं किसी भी डॉक्टर के पास गया हूँ, आपके पास भी आया हूँ, तो आपने दवाई लिख के दी, मैं कई सालों से खा रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को रात में नींद नहीं आती। मेरे दोस्त को कुछ भी हो, मेरा मजाक उड़ाते, कुछ सोता नहीं रात में। दो अब मेरी एक आदत क्या है, अगर आप मेरे को चैलेंज करेंगे तो हर आवर आपको एक मैसेज डालता हूँ, मैं उठा हुआ। और जबकि जेलफिश जी खा के सो रहा हूँ, बहुत बड़ा रिसर्च। और वो कम से कम मैं पिछले 10 साल से खा रहा हूँ। देखिए कैसा है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक मिनट हाँ जी पूछिए। आप लिख के दिए मेरे जेलफिश जी खाओ। हाँ नहीं कोई डॉक्टर बोले यार, एक डॉक्टर ने लिख के दिया कि जी खाओ, दूसरे ने उसका नाम बदल के दूसरा टेक्निक वही जी खाओ। हाँ, लेकिन सर मेरे को मालूम है नींद नहीं आती। और जब मेडिकल हॉल में लेने जाओ मेरे बच्चे जब, तो उन्हें क्या बोलते अपने फादर को जहर दे दो, ये क्यों खिला रहे, दवाई नहीं देते। वो बोलते हैं हम एक स्ट्रिप से ज़्यादा नहीं देते। मेरे को तो मैं बोला मेरे पास को 50 स्ट्रिप रेडी है। देखिए कैसा है, मैं आपको एकदम संक्षिप्त में इसके बारे में बताता हूँ।
जो स्लीप डिसऑर्डर है या नींद आने के लिए जो प्रॉब्लम होता है ना, आप अगर उसका एक अथॉरिटी बुक है, वो बुक अगर आप देखो तो 10,000 पेज है वो बुक में, ठीक है। मतलब उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर एक लाइफ टाइम पूरा गया पढ़ने में और ट्रीट करने में तो भी कम है, उसके बहुत सारे कारण हैं। पर एक जो कॉमन कारण है, मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन है जो अपने मन में आप ही उसका आंसर दीजिए और आप देखिए कि आपको प्रॉब्लम है क्या। जिनको नींद नहीं आती है, ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज है, रात में खर्राटे अगर बहुत आ रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों को लगता है ठीक है खर्राटे मारे तो बहुत अच्छा नींद में गया है, ऐसा नहीं है। वो बहुत डेंजरस चीज है। जो खर्राटे मारना है या जो स्नोरिंग बोलते हैं बहुत ही डेंजरस है और स्पेशली मोटापे में बहुत कॉमन रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको नींद बहुत डिस्टर्ब होता है, ठीक है। नींद आया तो भी 15 मिनट आता है, फिर 1 घंटा ऐसे वैसे आप बेड पे ही थोड़ा सा ये करके वॉक करके या आप थोड़ा यूरिन करके आए, फिर आप सोने के लिए कोशिश करेंगे और एक 15 मिनट नींद आएगा, क्योंकि आपने मेडिसिन लिया तो एक 15 मिनट नींद आता ही है, तो उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये खर्राटे जो होते हैं जो मोटापे की वजह से होता है, तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लिए बहुत ही वन ऑफ द बिगेस्ट कारण है, स्पेशली इंडिया में। तो आप घर जाके आप सोचिए कि खर्राटे आते थे, अगर आपको पता नहीं है तो आपके साथ जो सोते हैं उनको पूछिएगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। या फिर जो रूम के बाजू में है उनको भी पूछिएगा, वो भी बता पाएंगे कि आपको कितने जोर से खर्राटे आते हैं। अगर आपको खर्राटे आते हैं तो यू नीड हेल्प, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, स्लीप स्टडी ये सब होते हैं, वो सब देखेंगे, विल टेक अ कॉल। पर वो इम्पोर्टेंट है और उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, वजह जो बहुत ही कॉमन है इंडियंस में और बहुत सारे लोग उनको लगता है कि ये रूटीन चीज़ है, खर्राटे मारे तो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप इसके बारे में सोचिए और बताइएगा, ठीक है। थैंक यू। और किसी ने कुछ पूछना है या हम कंक्लूड करें? Thank you very much, Dr. Karthik Pandra Yadav ji. We are honestly we are saying we are very much benefited with your talk. We are thankful to you, thankful to Avantika madam, and especially thankful to all the Apollo Hospital. Apollo Hospital is like a family to me. I start my day with the greeting to the Apollo Hospital, and I have great regard for all of you. मुझे बस थोड़ा सा ये लगता है कि ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम में यहाँ पर बैठने के लिए जगह ना हो, ज़रूर पहले से अब ज़्यादा गैदरिंग हुई है, अगली बार और गैदरिंग होंगी। CPR के लिए जो हमने रिक्वेस्ट दी है, I will come down if you say for discussion to Apollo Hospital. So this today's health talk is very good talk, very informative talk, and in coming months we are going to have few more such talks on various health like kidney and so many other diabetic specialization, medicine के तो आप धनी हैं वैसे। So with this I request सरदार चरणजीत सिंह चावला को। ओके, एक ही एक स्मॉल रिक्वेस्ट, अभी सब कुछ रिकॉर्ड तो हुआ है, बहुत लोग आते नहीं हैं या फिर उनको टाइम नहीं मिलता है, तो आप इसके अगर छोटे-छोटे क्लिप्स बना के आई थिंक दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अगर आप वही यस YouTube में भी डाल दें तो भी चलेगा, पर प्लीज डालिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं रहते। आई होप एटलीस्ट YouTube देख के घर में मोबाइल देखते देखते पता चला तो definitely this today's health talk will go to the masses in our community as well as to the Lions Clubs International members. We have around 1800 members in different district of Hyderabad and various Siddipet, Nizamabad, Sadashivpet and other areas. So we are going to, I request Avantika madam to kindly post us this programs in YouTube or whatever way you. this is from Apollo.
Yeah, Apollo said that. It's Apollo. As a token of remembrance, we request you to kindly accept a memento from the president and the committee members of Gurdwara Shri Guru Singh Sabha, Guru Nanak Marg, Ashok Bazar, Afzalganj, Hyderabad. Our Vice President. I request Sardar Seva Singh ji, please come over here. Our treasurer, very seasoned sevak of our community. Avantika madam, please come over here. Please accept a memento as a token of remembrance of this. And I am thankful to you also, sir. Please come over here. It will be our pleasure. Sardar Balwinder Singh ji. I have one more request to you, to Apollo Hospitals. Why don't they arrange one small health camp to all our... I am coming with this, sir. We have adjacent a very good dispensary here. Every Sunday we conduct. With mass publicity we'll do, and we'll conduct a camp here. Please. Thank you very much. आप सारे तहे दिलों धन्यवाद है. आप प्रोग्राम सुबह तो 9 बजे तो लेके 9 बजे से लेके प्रोग्राम जो अभी 2 बजे तक गुरुद्वारा साहब में हम लोग आए, और आपको ये प्रोग्राम, ये हेल्थ टॉक सुनकर आपको जो है जरूर आज फायदा पहुंचा होगा. इसके अलावा हम रिक्वेस्ट करेंगे अपोलो हॉस्पिटल से कि वो जो है आगे भी हमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट हेल्थ इश्यूज पे टॉपिक्स पर अपना स्पीकर भेजें, और हम उनको ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हेल्थ चेकअप कैंप्स कराएं, और साथ में जो है गुरु हरकिशन हाई स्कूल है बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी हम वेलकम विद अ रिक्वेस्ट टू अपोलो हॉस्पिटल. वंस अगेन आई एम थैंकफुल. आप सबको धन्यवाद करना है कि आप जी ने अपना टाइम दिया, और आगे चल के मॉक पब्लिसिटी एक बहुत बड़ी चीज है. आज जो भी यहाँ पर आए हैं, जब आप मिले नेक्स्ट प्रोग्राम में गुरुद्वारा साहब में, तो आप अपने साथी को, अपने सिस्टर को, अपनी भाभी को, अपने और भी जो रिश्तेदारों को आप आज के कैंप के बारे में जरूर बताएं कि इसका हमें कितना लाभ हुआ. थैंक यू. स्पेशली थैंकफुल टू मैडम. यू आल्सो कम. कमल जी आइए. She is the principal of our Guru Harkishan High School. She has also motivated few teachers to attend this program. Please accept a memento at the hands of Kamaljeet Kaur Chairman. Thank you Vadan. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Yeah, already.